आज का टॉपिक है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट डिजाइन। शॉक थेरेपी किसे कहते हैं? तो जो मॉडल था रशिया का, ठीक है, जो ट्रांजिशन मॉडल था रशिया का, मतलब बदलाव करने का जो एक प्रकार का तरीका था मॉडल का, वो क्या था? सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप से यहाँ पे ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, मतलब कि समाजवादी सिस्टम था। तो जो रशिया का मॉडल ट्रांजिशन का था रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में, ये कहाँ से आया था? सोशलिस्ट सिस्टम से आया था, समाजवादी सिस्टम से आया था। किस फॉर्म बदलने के लिए? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब क्या? जहाँ पर लोगों के पास ये आज़ादी है कि वो क्या कर सकता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है। कैपिटलिस्ट का मतलब है प्राइवेट कंपनीज, इंडस्ट्री, कारखाना, ये सब कुछ ज़्यादा बिजनेसमैन, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। जो बहुत ज़्यादा प्रभावित था किससे? वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। और आईएमएफ को क्या बोलते हैं? फुल फ्रॉम इंडियन मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का काम क्या है? जितने भी कंट्रीज हैं उनको बेसिकली अपने व्यापार को, अपने काम में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो उसको ये क्या करती है? बताए थे पिछले टॉपिक्स में, लोन्स पढ़ते हैं, लोन्स देती है। बताए थे ना, इकोनॉमिक वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि आरबीआई को जो लोन देता है वो कौन है? आरबीआई को लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। और आरबीआई किसको लोन देता है? कमर्शियल बैंक देता है। कमर्शियल बैंक को कौन देता है? पैसा कहाँ से आता है कमर्शियल बैंक पास? हाँ बिल्कुल, हम लोग का पैसा होता है। तो ये जो सिस्टम था कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था और बहुत प्रभावित था किससे? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से। इसी प्रकार के सिस्टम को कहा गया था क्या? शॉक थेरेपी कहा गया था। समझ में आ गया शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी एक ऐसा प्रकार का मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था रशिया का, जो कि सेंट्रल एशिया, रशिया और ईस्ट यूरोप का था, जो कहाँ से लिया गया था? ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से लिया गया था टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, मतलब कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद सिस्टम बनाने के लिए, जहां पे ये बहुत ज्यादा प्रभावित किस बैंक से था? वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्राएं देती हैं, लोन्स देती है, उसको कहते हैं आईएमएफ। और इसी को क्या कहा गया है? शॉक थेरेपी कहा गया है। ये जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया था ट्रांजिशन होने का, ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ था? कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म की वजह से। सामुदायिक जो कोलैप्स हुआ उसकी वजह से बेसिकली क्या हो गया था? ये प्रोसेस शॉक थेरेपी हुआ था। यहाँ पे जरूरत भी था कि टोटल शिफ्ट होना चाहिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मतलब पहले क्या था? समाजवादी इकोनॉमी था, मतलब सबको लेके चलना है। और जैसे बोल रहे थे कि सब, ये पूरा कंट्री सबका है, रेलवे सबका है, स्कूल सबका है, तो वैसा पहले सोच ऐसा था कि कोई भी चीज पूरे समाज का है। लेकिन पूरे समाज से काम नहीं चलने वाला है जब तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं आएगा। तो कोई भी कंट्री जब तभी डेवलप कर सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, जब वहाँ पे कैपिटलिज्म का बढ़ावा होगा। कैपिटलिज्म अगर बढ़ावा होगा तो सिंपल सी बात है, उस देश में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन लोग आएगा, पैसा लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा, दुकान खोलेगा, तो फिर क्या होगा? लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और अगर समाजवादी रहेंगे तो क्या होगा? एक जगह पे कितना ही सरकार किसी को जॉब दे सकता है, लिमिटेड जॉब तो 1% है, लोग 100 है, 100 में से एक आदमी को जॉब मिलेगा। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बढ़ेगा तो सबको काम मिल जाएगा। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज करना बहुत जरूरी था। इसका मतलब ये था कि रूटिंग आउट करना कंप्लीटली, कोई भी जो स्ट्रक्चर है सोवियत पीरियड के टाइम में, उसको बेसिकली क्या करना? रूटिंग आउट करना, समझना कि किस तरीके से इसको इवॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से इसमें चेंजेस किया जा सकता है सोवियत के पीरियड में। सोवियत का मतलब है रशिया। शॉक थेरेपी बेसिकली ड्रास्टिक चेंज भी हो रहा था, मतलब कुछ बहुत बड़ा बड़ा बदलाव भी देखा गया था यहाँ पे, खास तौर पे एक्सटर्नल ओरिएंटेशन इकोनॉमिक्स का। मतलब कि अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला था। किसके? शॉक थेरेपी। बहुत ज्यादा बदलाव, मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ। ड्रास्टिक चेंज का मतलब है कि बहुत ज्यादा बदलाव देखा गया शॉक थेरेपी में। यहाँ पे इवॉल्व था बेसिकली जो ट्रेड था वो भी। तो एग्जिस्टिंग ट्रेड का क्या हो गया? जो समय व्यापार चल रहा था वो क्या हो गया? टूट गया, ठीक है। और ये बेसिकली ट्रेड किसके साथ हो रहा था? अलग अलग अलायंसेस के साथ, मतलब कि गठबंधन करके मिल के काम कर रहे थे कई सारे कंट्रीज के साथ। खास तौर पर सोवियत कंट्री का जो सोवियत ब्लॉक, मतलब रशिया का कुछ और भाग का कंट्री का भाग था, उनके साथ मिलके व्यापार हो रहा था। लेकिन ये व्यापार क्या हो रहा था? इसको तोड़ दिया गया इन सभी व्यापारों को, क्योंकि अपने कंट्री में ज्यादा व्यापार कर रहा है, क्योंकि अपने देश से तरक्की करना है तो क्या करना होगा?
व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री में करना होगा, सामान को बनाना होगा और अपने ही कंट्री में बेचना होगा। अगर सामान हम दूसरे कंट्री से खरीदेंगे ज़्यादा तो क्या है, अपने देश का फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। दूसरे कंट्री को बेचेंगे तो फायदा है ना, क्योंकि उस देश का पैसा अपने देश में आएगा। तो यही था शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट डिजाइन, मतलब सामुदायिक जो परिस्थिति था उसके बाद शॉक थेरेपी का परिस्थिति क्या था, किसकी वजह से, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहा जिसकी वजह से शॉक थेरेपी आया। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी बेसिकली खरीदा गया था और ब्राउट रून टू द इकोनॉमी। तो शॉक थेरेपी ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ एंटायर रीजन। और इसकी वजह से बहुत बड़ा तबाही, बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा इस क्षेत्र के पूरे लोगों पे भी। क्योंकि जब क्या होगा, शॉक थेरेपी आएगा तो क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि जिसके पास पैसा है वही समाज में बड़ा बन सकता है। सिंपल बात है, अगर किसी के पास पैसा है तो बहुत बड़ा दुकान खोल लेगा, बहुत बड़ा कुछ खोल लेगा, तो बहुत जमीन खरीद लेगा, बहुत मकान खरीद लेगा। लेकिन सब तो नहीं खरीद सकता, सबके पास तो पैसा नहीं है। तो सबके पास पैसा नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा। गैप मतलब अमीर और गरीब के बीच में, छोटा और बड़ा के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा। यही हुआ शॉक थेरेपी की वजह से। क्या क्या दिक्कत क्या आया, इसने इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद किया। मतलब ये जो गैप था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पूरी तरीके से उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये चल रहा है, उस क्षेत्र का पूरे लोगों को बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा था। यहाँ पे जो करेंसी का वैल्यू था, रशिया की करेंसी, रशिया में कौन सा करेंसी चलता है, हमारे इंडिया क्या चलता है, रुपीज चलता है। अमेरिका में इंटरनेशनल करेंसी कौन सा है, डॉलर है। वैसे रशिया का करेंसी इसको कहते हैं रूबल। क्या कहते हैं, रूबल। तो करेंसी जो है रशिया का वो रूबल करेंसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि रशिया का करेंसी, रशियन करेंसी को क्या कहते हैं, है ना, रशियन करेंसी का नाम क्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना इस पर। तो रशियन करेंसी का नाम क्या है, रूबल, ठीक है। जो बेसिकली इस समय क्या हो गया, किसकी वजह से, शॉक थेरेपी की वजह से धीरे धीरे इसका वैल्यू घटता गया। लोगों ने अपने जितने ही पैसे जमा करके रखे हुए थे वो सब क्या किया, इन्होंने सारा पैसा इनका खर्च हो गया। क्यों, क्योंकि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन का मतलब जब सामान का दाम इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब प्राइस क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, लेकिन इनकम इंक्रीज नहीं करता। जब किसी व्यक्ति, मान लो ये मार्कर 25 का नहीं 2500 का मिलेगा और इनकम कितना है, 500 का 500 है, तो अब सामान ये तो महंगा लगेगा। ये सामान तभी महंगा लगेगा जब ये 25 का 2500 मिलेगा और इनकम 500 पहले था, अब भी 500 में है। लेकिन अगर यही इनकम 500 से 5000 हो जाए तो 2500 का सामान महंगा लगेगा, और महंगा तो लगेगा, महंगा है, लेकिन खरीद तो सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो महंगाई का मतलब ये होता है कि जब सामान का दाम बढ़ जाता है लेकिन उस हिसाब से किसी व्यक्ति का इनकम नहीं बढ़ता, आमदनी नहीं बढ़ता है, तो उसको लगता है कि सामान महंगा होगा। अगर इनकम भी बढ़ जाए, सामान का दाम भी बढ़ जाए, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे यही दिक्कत हो गया था, लोगों का इनकम घट गया, कम हो गया बिल्कुल। क्यों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से। और जिसकी वजह से क्यों बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि वो पैसा उनका बढ़ नहीं रहा, ठीक है, उनका पैसा उतना ही है। गवर्नमेंट ने बेसिकली सब्सिडी हटा लिया। सब्सिडी क्या होता है, सरकार कुछ लोगों को क्या करती है, छूट देती है, छूट को कहते हैं। सरकार तुम्हारे बदले, मान लो एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में बिजली बिल 500 का आता है, तो सरकार बोलती है कि अगर आप कम बिजली उठाते हैं तो आपको हम क्या करेंगे, उसमें 100 रुपये आपका उसके में से हम देंगे। 400 तुम देते हो और 100 रुपये तुम्हारे बदले सरकार देती है, उसको कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब कोई चीज़ को सब्सिडी देना और तुम्हारे बदले सरकार पे करती है। वैसे ही गैस भी आता है, 1200 का गैस है, 1130 रुपये तुम देते हो, 70 रुपये सरकार देती है ना। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है, और प्राइस तो 1200 ही है उस गैस का, तो सरकार इस पर 70 रुपये तुमको देती है कि तुमको गैस का दाम दे रहे हैं, ठीक है, 70 रुपये वो इसीलिए तुम्हारे अकाउंट में डाल देती है। लेकिन वो मतलब बेवकूफ़ बनाना है। पहले तो गैस 500 मिलता था, सब्सिडी नहीं मिलता था, तो 500 का इससे अच्छा कि 800 में गैस दे दे, सब्सिडी मत दो। तो मतलब ये सब बेवकूफ़ बनाया जाता है जनता को। पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास, ऐसे पैसा कमाया जाता है। तो सरकार ने यहाँ पे रशिया में एक कानून पास किया, बेसिकली सब्सिडी हटा दिया
जिससे बहुत बड़ा सेक्शन पे प्रभाव पड़ा, पॉवर्टी पे। अब ये सब्सिडी दिया किसको जाता है? गरीबों को खास तौर पे। अब जैसे बिजली बिल का है तो उसी को सब्सिडी मिलती है जिसका बिल कम उठता है। अब जिसका बिल 5,000 उठेगा उसको सब्सिडी सरकार नहीं देती है, जिसका 500, 700, 800 इससे कम उठता है, मतलब कि वो उसके पास सामान कम है तभी तो बिजली बिल कम उठ रहा है। तो इसका प्रभाव सब्सिडी हटाएगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? अमीर पे थोड़ी पड़ेगा। अमीर को क्या दिक्कत है, उसको कितना बिजली बिल आएगा डाल देगा, वो गरीब को दिक्कत हो गया। तो पॉवर्टी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा सब्सिडी की वजह से। उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाया गया जो बेसिकली सेम अटेंशन नहीं दे रहे थे, प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे किस चीजों को? डिमांड जो था इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। तो बहुत सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं का स्थापना किया गया, लेकिन ये सब पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था, संस्थाओं पे प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, और डिमांड जो था इकोनॉमिक, मतलब जो मांग था उस समय अर्थव्यवस्था को बदलने का, उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। लास्ट है कुछ इकोनॉमिक्स में, ज्यादातर इकोनॉमिक्स में स्पेशली खासतौर पर रशिया ने बेसिकली स्टार्ट किया था और ये सरवाइव कर रहा था 2000 के आसपास में। तो यहाँ पे खासतौर पर रशिया कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो इकोनॉमिक है ये धीरे धीरे बेहतर होता गया 2000 में, और 10 साल के बाद आजाद होने के बाद, रशिया भी पहले गुलाम था, आजाद होने के बाद यहाँ पे इसने धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव किया, अर्थव्यवस्था अच्छा हो गया। आज बहुत पावरफुल कंट्री में से एक है रशिया। कारण क्या है रिवाइवल का? वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सपोर्ट का मतलब सामान को ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर रहा है, दूसरे कंट्री में बेचता है। तो सामान को ज्यादा से ज्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत अच्छा है तो इसको एक्सपोर्ट करने की वजह से, जैसे कि तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल हो गया, इन सभी के एक्सपोर्टेशन की वजह से इन कंट्री का क्या अच्छा हो गया? इकोनॉमी अच्छा हो गया, अर्थव्यवस्था अच्छा हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइवल हुआ। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में। कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करना है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर का, और इन दो टॉपिक्स में ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आज बात करेंगे टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। मतलब कई प्रकार के मतभेद, कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स जो था वो चल रहा है था फॉर्मर, उस समय का जो रशिया रिपब्लिक था, गणतंत्र था, उसमें यहाँ पे कई सारे प्रकार का टेंशन कॉन्फ्लिक्ट था। कहाँ पे? खास तौर पे ज्यादातर जो सोवियत का रिपब्लिक था, और यहाँ पे जो कारण था वो क्या था? सिविल वॉर्स और इंसर्जेंसीज। मतलब जो वहां पे अचानक जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, इसकी वजह से कई सारे चेंजेस, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, लोगों में मतभेद, लोग को पसंद नहीं आ रहा था ये सब चेंजेस, तो लोग खुश नहीं था, जिसकी वजह से काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। रशिया में 2 रिपब्लिक था, गणतंत्र था, पहला चेचनिया और दूसरा दागिस्तान। तो दागिस्तान, चेचनिया, ये 2 ऐसे थे जो रिपब्लिक थे रशिया के, और इनके पास वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट, इन्होंने बहुत सारे हिंसावादी प्रकार के आंदोलन किए रिपब्लिक को पाने के लिए। ऐसे ही लोग को रिपब्लिक नहीं मिला, कई सारा वायलेंट हो गया, ये लोग बहुत हिंसक हुआ, लड़ाई दंगा फसाद किया गया। उसके बाद तजाकिस्तान ने भी यहाँ पे विटनेस किया सिविल वॉर को, लगभग 10 सालों तक यहाँ पे युद्ध चला। कब तक? 2001 तक। 1991 से लेकर 2001 तक यहाँ पे लगभग 10 साल तक तजाकिस्तान में वॉर हुआ। क्या लेकर? रिपब्लिक को लेकर। यह क्षेत्र बेसिकली बहुत सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट से घिरा था, मतलब कई प्रकार के यहाँ पे मतभेद लोगों के बीच में आमतौर पर हमेशा ही हुआ करते थे। सेंट्रल एशिया यहाँ पे बहुत बिकम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन, मतलब यहाँ पे जो एक सेंट्रल एशिया था, एक ऐसा घर बन चुका था जहाँ पर प्रतिद्वंदियों यानी कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा उनमें कॉम्पिटिशन बढ़ गया था। किसके साथ? बिटवीन आउटसाइडर पावर्स एंड ऑयल कंपनीज के साथ। मतलब जो बाहर की ताकतवर कंट्रीज हैं और जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनी से जो मालिक हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा राइवलरी बढ़ गया था। चेकोस्लोवाकिया को डिवाइड कर दिया गया था 2 भागों में, एक था चेकास और दूसरा स्लोवाक्स। इसके बाद इनका भी क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग एक कंट्री बन गया। तो ये सब पहले रशिया का भाग था, और इन सभी को रशिया से क्या मिला? रिपब्लिक मिला। सब अलग हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, जो भी कंट्री थे, तजाकिस्तान हो, चेचनिया हो, दागिस्तान हो, चेकोस्लोवाकिया हो, जो अलग बन गया, चेचस बन गया और स्लोवाक्स बन गया। तो 2 अलग अलग कंट्री बन गया, जो पहले इसी का भाग था। यूगोस्लेविया भी ब्रेकआउट हो गया, अलग हो गया इनके साथ, और अब अलग अलग प्रोविंसेस में बट गया। क्रोटेरिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड
हर्जीगोविना, ये सब इंडिपेंडेंस हो गए, सभी को डिक्लेयर कर दिया कि ये सब आज़ाद है अब ये रशिया का भाग नहीं रहा। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट की बात हुआ, टेंशन की बात, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग का मांग था अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज का, और इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि जिसके बाद कई सारा कंट्री था रशिया का, उसको डिक्लेरेशन कर दिया कि ये सब आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। लास्ट टॉपिक है भारत और उसके बाद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, भारत के बाद जो सामुदायिक कंट्रीज रही उसका क्या है। इन भारत का जो संबंध था वो बहुत ही कॉर्डिनल रिलेशन था बाकी सभी कंट्रीज के साथ वर्ल्ड में। क्यों? कॉर्डिनल का मतलब होता है कि दोस्ताना, दुश्मनी नहीं लेता था भारत, क्योंकि भारत को सबसे काम था जहाँ ना इसको कोई दोस्त बनाना है बहुत ज्यादा, ना दुश्मनी, क्योंकि इसको तो लड़ाई है ही नहीं किसी से पर्सनल। अगर तुम्हारा किसी से लड़ाई नहीं है तो तुम दूसरे के लिए क्यों लड़ोगे, अपना रिलेशन क्यों खराब करोगे। तो वही बात था, भारत का किसी से दुश्मनी तो था नहीं, तो भारत इसलिए सबके साथ मिलकर रहता था, कॉर्डिनल रिलेशनशिप था सभी कंट्रीज के साथ, और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन भी था भारत का, आज भी है, किसके साथ? रशिया के साथ। तो रशिया को चाहे पूरी दुनिया से लड़ाई चल रहा था, लेकिन भारत के साथ रशिया का हमेशा से अच्छा रिलेशन रहा है, और आज भी भारत का रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशन है। ठीक है, बहुत मिलते जुलते रहते हैं, यहाँ पे कई सारा एग्रीमेंट होता रहता है। इंडो रशियन रिलेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भारत के फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में भारत और रशिया का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही कंट्री क्या करती है, एक प्रकार के विजन को शेयर करती है, जो विजन क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, पर दुनिया में अलग अलग प्रकार से काम करने का जो सोच है दोनों कंट्रीज का वो एक ही है, तो इसीलिए दोनों कंट्रीज मिलकर काम करती है। इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है रशिया के साथ कई सारे मुद्दे पर, जैसे कि कश्मीर का जब बंटवारा हुआ, कश्मीर को जब इंडिपेंडेंट राज्य घोषणा कर दिया गया, तो उसमें रशिया ने साथ दिया था, रशिया सहमत हुआ था, क्योंकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए कोई कंट्री का साथ होना जरूरी है। तो कश्मीर जैसा मुद्दा पे, एनर्जी सप्लाई मतलब बिजली, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, इन सभी चीजों पे रशिया भारत का मदद करता है। बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हो, जब लड़ता है तो तुरंत शांत करवाता, मत लड़ो भाई 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 मिल के रहो, ज्यादा लड़ने से दोनों को समझाने का काम करता है रशिया की। तो रशिया बहुत ही अच्छा प्रकार का हेल्प करता है, रिलेशन बेनिफिट, इसलिए भारत को बहुत बेनिफिट है रशिया से, और एक अच्छा इकोनॉमिक कंट्री भी है जहाँ पर अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा है। रशिया स्टैंड करता है बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्यों? अब क्योंकि ये भारत के साथ इसीलिए इतना बात करता है इसका, क्योंकि भारत सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए। अब इतना फायदा रशिया के इसलिए नहीं दे रहा है कि उसका दोस्त है, इसलिए दे रहा है कि उसको भी कुछ न कुछ फायदा, और फायदा क्या है कि ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है रशिया के लिए, किस मामले में? आर्म्स के लिए, मतलब हथियार। तो भारत से ज्यादातर हथियार आर्म्स जो जाता है रशिया में भारत से ही जाता है। अब एक जो मिसाइल सब है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, बहुत लड़ाकू विमान, ये सब भारत से जाता है। कई बार रशिया को पिछले कुछ साल में भी दिया गया है कई सारा लड़ाकू विमान। जितने भी कंट्रीज है वो कोलैबोरेट करता है, सब मिल के काम करता है, और बहुत सारा साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। लेकिन भारत और रशिया का कुछ अलग ही रिलेशन है, जो कि बेसिकली कारण क्या है बताएं अभी, कि रशिया को फायदा है, इंडिया को फायदा है। रशिया को क्या फायदा है? तो रशिया को फायदा है कि ये दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है रशिया के लिए, किस चीज के लिए? आर्म्स के लिए, हथियारों का बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर, हथियार उसको बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ से प्रोवाइड होता है, खरीदता है रशिया। तो बस यही था चैप्टर में, चैप्टर हो गया खत्म, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अगला टॉपिक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर 3, उसको अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हो गया खत्म, और इस चैनल में सिर्फ आर्ट्स का वीडियो आता है, क्लास 11th और 12th का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।